गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को फिजिक्स प्रारंभ करने जा रहे हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर है लाइट, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। लाइट के बारे में, लाइट क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, लाइट, सोर्स ऑफ लाइट क्या है, ये सब चीज़ की जानकारी हम लोग इस चैप्टर में प्राप्त करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो बढ़ता जाएगा आप लोगों को नई नई जानकारियां चैप्टर के बारे में मिलती जाएगी। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं लाइट क्या है। वह प्रकाश, वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। लाइट जैसे ही मस्तिष्क में आता है, जैसे ही लाइट शब्द दिमाग में आता है, लोगों को रोशनी तुरंत समझ में आता है। ओ, यहाँ रोशनी होगी, अंधेरा नहीं होगा, रोशनी होगी। और रोशनी होगी तो सब कुछ साफ साफ दिखेगा, सब कुछ साफ साफ दिखेगा। तो ठीक वही बात यहाँ हमने भी लिखा है कि वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। ये हम लोगों के लिए जनरल यही यूज है लाइट का, किसी चीज को देखने में उसका यूज कर। लेकिन फिजिक्स में ढेर सारा यूज है लाइट का, ढेर सारी इसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। सबसे पहले, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश जो है वह एक प्रकार का ऊर्जा है जो छोटे छोटे कणों या तरंगों के समूहों के रूप में गमन करता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है या ऊर्जा समूह है जो छोटे छोटे तरंगों या कण समूहों के रूप में गमन करता है। प्रकाश के इसी छोटे छोटे कणों के बंडल को, समूह को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। इसी छोटे छोटे बंडल को हम लोग कहते हैं फोटोन। ये बहुतों बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि प्रकाश के सूक्ष्म कण के समूहों को या प्रकाश के सूक्ष्म कण को हम लोग क्या कहते हैं? तो आंसर होगा आपका फोटोन। प्रकाश के छोटे छोटे कणों को या कण के समूहों को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये जो प्रकाश तरंग है, जो ऊर्जा हम लोग कहते हैं, प्रकाश जो गमन करता है वह तरंग के रूप में गमन करता है। किस तरंग के रूप में गमन करता है? तो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन करता है। किस तरंग के रूप में गमन करता है? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। ये जो अनुप्रस्थ तरंग है, इसकी प्रकृति जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग के जैसी होती है। इसलिए हम लोग प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। प्रकाश तरंग जो है वह अनुप्रस्थ तरंग के जैसे गमन करता है, और यह अनुप्रस्थ तरंग जो है वह क्या है? एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तरंग है, अर्थात इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हम लोग प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। अभी जो हमने ये बतलाया, ये चारों बात VVI है एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहला कि प्रकाश के छोटे छोटे कण समूहों को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। प्रकाश तरंग जो है वह एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, और अनुप्रस्थ तरंग के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। ये चारों बात आपको याद रखना, एकदम एग्जाम की दृष्टि से VVI है, हाँ पूछा जा सकता है। प्रकाश सदैव सरल रेखीय पथ पर गमन करता है। प्रकाश जो है वह सदैव किस पथ पर गमन करता है? सरल रेखीय पथ पर। अब सरल रेखीय पथ का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ ऐसा नहीं होता है, आपका ऐसा भी होगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो है वह अपने दिशा को नहीं बदले तो वह सरल रेखीय पथ हुआ। जैसे सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण पृथ्वी तक पहुंचने में अपनी दिशा यानी अपना रास्ता जो है वह नहीं बदलता है। इसलिए हम लोग उस पथ को सरल रेखीय पथ कहेंगे। प्रकाश सदैव सरल रेखीय पथ पर गमन करता है। प्रकाश के गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, यानी निर्वात वह स्थान होता है जहां हवा भी नहीं हो, बाकी चीज तो नहीं हो, हवा भी नहीं हो, वह स्थान जहां हवा भी नहीं हो उसको निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश जो है वह निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, इससे ज्यादा और कहीं प्रकाश की चाल नहीं होती। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जिसको आप 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी
कह सकते हो। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सबसे अधिक चाल जो होता है प्रकाश का वह कहाँ होता है? सबसे अधिक चाल प्रकाश का निर्वात में होता है। उससे कम जो होगा वह किसी भी गैसीय माध्यम में होगा, उससे कम जो होगा वह द्रव माध्यम में होगा, और सबसे कम जो होगा वह ठोस माध्यम में होगा। ये बात आप नोट कर सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पहले जितना बात लिखा हुआ है उसको नोट कर सकते हैं। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में, उससे कम गैसीय माध्यम में, उससे कम द्रव माध्यम में, और उससे कम ठोस माध्यम में। यहाँ हम सब माध्यम का एक एक एग्जाम्पल लिए हैं। गैसीय माध्यम के लिए हवा ले लिए हैं, द्रव माध्यम के लिए जल ले लिए हैं, और ठोस माध्यम के लिए बर्फ ले लिए हैं। आप ग्लिसरीन भी लिख सकते हैं। निर्वात में सबसे अधिक 3.0 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उससे कम हवा में 2.98 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये एक्यूरेट नहीं है। 2.98 के जगह पे 2.97 भी हो सकता है, 2.99 भी हो सकता है। यानी कि निर्वात से थोड़ा कम कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो सबसे अधिक निर्वात में चाल कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। उससे कम हवा में, यानी 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उससे कम जल में होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 2.25 लाख मीटर पर सेकेंड। उससे कम होता है बर्फ में 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी लगभग 2 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। तो हम देख लिए कि सबसे अधिक चाल प्रकाश की कहाँ होती है? निर्वात में। जिस तरह से ध्वनि का सबसे अधिक चाल होता है कहाँ? इस्पात में। ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है इस्पात में। ठीक उसी तरह से हवा का चाल, प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है कहाँ? निर्वात में। ठीक, ध्वनि जो है वह क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि प्रकाश जो है वह क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। यानी ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, स्रोत मीन्स साधन, स्रोत मीन्स साधन। प्रकाश स्रोत मीन्स प्रकाश का साधन, यानी प्रकाश जहां से प्राप्त होता है वह हो गया प्रकाश का साधन। तो प्रकाश उत्पन्न करने वाले स्रोत को या पिंड को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। नाम से ही डिफिनेशन स्पष्ट है। प्रकाश उत्पन्न करने वाले वस्तुओं या पिंडों को प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूरज, तारे, जुगनू, टॉर्च, लैंप, बल्ब, मोमबत्ती, दिया, सलाई। ठीक, जितने भी यानी जिन जिन वस्तुओं से हमको प्रकाश प्राप्त होता है वही क्या हो गया? प्रकाश स्रोत हो गया। बनावट के आधार पर प्रकाश स्रोत को 2 भागों में बांटा गया। एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं जिसको प्रकृति ने बनाया, यानी प्रकृति द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकृति द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूरज, सूरज को हमने नहीं बनाया, तारे हमने नहीं बनाया, जुगनू उसको भी हमने नहीं बनाया। तो जो प्रकृति द्वारा पहले से विद्वान है या दिया गया है, हाँ, उसको हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, जिसका उदाहरण है सूरज, तारे, जुगनू। अब सवाल यहाँ पर आता है दिमाग में स्टूडेंट्स को, चंद्रमा, क्या चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न करता है? नहीं, तो चंद्रमा प्रकाश स्रोत नहीं है। चंद्रमा प्रकाश स्रोत नहीं है। चंद्रमा क्यों? क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, न कि वह प्रकाश उत्पन्न करता है, इसलिए चंद्रमा प्रकाश स्रोत नहीं है। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत या कृत्रिम प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित का ही दूसरा टर्म यूज होता है कृत्रिम। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत या कृत्रिम प्रकाश स्रोत, मानव द्वारा निर्मित या मानव द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत या कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब, लैंप, टॉर्च, मोमबत्ती, दिया, सलाई, अब आदि जो भी। ठीक, तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। हमारे आसपास जितनी वस्तुएं हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है। इसके आधार पर प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर हमारे आसपास जितनी वस्तुएं हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक प्रदीप्त या दीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं, प्रदीप्त या दीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं, यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स।
वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं या उत्सर्जित करते हैं, वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न या उत्सर्जित करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, बल्ब, लैंप, टॉर्च, मोमबत्ती, दिया, सलाई, दीपक, ये सब क्या हो गया, प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक। दूसरा जो भाग है वो है अप्रदीप्त या अदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु। वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, यानी जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, या जब दूसरा किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश उस पर पड़ता है तब वह वस्तु हमको दिखाई देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे ईंट, पत्थर, डेस्क, दीवार, बेंच, ये सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, यानी ये दिखाई नहीं देते हैं हमको तब तक जब तक कि उस पर कोई दूसरे प्रकाश स्रोत से प्रकाश उस पर नहीं दिया जाता है। ठीक, उसको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब है किरण। प्रकाश जिस सरल रेखीय पथ पर गमन करता है, प्रकाश जिस सरल रेखीय पथ पर गमन करता है, यानी प्रकाश के गमन करने के सरल रेखीय पथ को, प्रकाश के गमन करने के सरल रेखीय पथ को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश की किरण निकलती है, ये आपका सूर्य से अगर एक प्रकाश की किरण निकली तो उसको कहेंगे किरण। और जब, क्योंकि सूर्य से तो एक प्रकाश की किरण निकलती नहीं है, ढेर सारे प्रकाश की किरणें निकलती है, तो उसको कहते हैं हम लोग किरण पुंज, यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, यानी किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर। पहला समांतर किरण पुंज, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करता है। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करता है उसको समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसमें देखिए जितना भी प्रकाश की किरण होगा, जैसे ये हो गया, ये हो गया, यह एक दूसरे के क्या है, समांतर, यह एक दूसरे के क्या है, समांतर। तो वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करता हो उसको समांतर किरण पुंज कहते हैं। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, यानी कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, यानी कन्वर्जिंग बीम। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर किसी निश्चित बिंदु पर मिलता हो, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर किसी निश्चित बिंदु पर मिलता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे, उसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तीसरा है अपसारी किरण पुंज, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलकर, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलकर क्या होता है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए आप सूर्य से जो प्रकाश की किरण निकलती है, अगर सूर्य को हम लोग एक बिंदु मान लें तो वहां से जो है पृथ्वी, पूरे पृथ्वी को प्रकाश की किरण पड़ती है। इसका मतलब है कि वह क्या, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण क्या हो जाएगा, अपसारी किरण। जैसे हम लोग टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं तो एक बिंदु से प्रकाश की किरण सभी दिशाओं में फैल जाती है, तो वो क्या होगा, आपका अपसारी किरण पुंज, यानी डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो हम लोगों ने देख लिया क्या, किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको आएगा ये सवाल कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, या फिर अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करता हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जिसमें प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता हो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जिसमें प्रकाश की किरणें ठीक विभिन्न एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर माध्यम के प्रकार। पहला है पारदर्शी माध्यम, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम। वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार गमन करता हो, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार गमन करता उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। पारदर्शी शब्द का अर्थ ही होता है आर पार दिखने वाला। तो
आर पार यहाँ देखना नहीं, यहाँ प्रकाश को गुजारना है, तो वह माध्यम जिससे प्रकाश आर पार आसानी से गुजर जाए उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे हवा, शुद्ध जल, कांच, ग्लिसरीन आदि। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 4 ऑप्शन होता है और क्वेश्चन रहता है निम्नलिखित में से कौन पारदर्शी है या अपारदर्शी है या पारभासी है या कौन पारदर्शी नहीं है, ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो हम लोगों को एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना है। जैसे पारदर्शी का एग्जाम्पल हो गया हवा, आर पार गुजर जाता है प्रकाश, शुद्ध जल जिससे होकर प्रकाश आर पार गुजर जाता है, कांच और ग्लिसरीन। अब दूसरा है पारभासी माध्यम, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का कुछ भाग, पारभासी हल्का आभासी, जिससे होकर थोड़ा सा प्रकाश गुजरता हो, ठीक, यानी पूरा प्रकाश जितना हम एक तरफ से डालते हैं उतना प्रकाश दूसरी तरफ नहीं जाता है, बल्कि कुछ भाग प्रकाश का जो है वह दूसरी तरफ जाता है, बाकी परावर्तित होकर के वापस लौट जाता है। तो वैसे माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी माध्यम। जैसे होता है अशुद्ध जल, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, कुहासा, भाप, ये सब क्या है, ये सब पारभासी माध्यम है, यानी इससे प्रकाश की किरण पूरा दूसरी तरफ बाहर नहीं निकल पाता है। तीसरा है अपारदर्शी माध्यम, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश नहीं गमन कर पाता, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश नहीं गमन कर पाता हो, यानी प्रकाश जाता है और उस माध्यम से टकराकर पुनः उसी ओर वापस आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। अपारदर्शी माध्यम का ढेर सारा एग्जाम्पल है, उसमें से कुछ एग्जाम्पल हम लिए हैं, जैसे ईंट, पत्थर, दीवार, गत्ता, गत्ता मीन्स कूट, ठीक, इत्यादि। अब आगे ढेर सारा है, आप और अपने मन से लिख सकते हैं। अब अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हमको यह जानना है कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता कैसे है, कहां से होता, कहां से है। तो हम यहाँ पर 3 माध्यम पढ़े हैं। पारदर्शी से रिफ्लेक्शन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि आर पार गुजर जाता है। दूसरा है पारभासी से भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, आंशिक रिफ्लेक्शन होता है और कुछ भाग क्या होता है, दूसरी ओर चले जाता है। तो ये भी मेरा जो है वह परावर्तन के लिए सही माध्यम नहीं है। तीसरा है अपारदर्शी, इससे क्या होता है, प्रकाश टकराकर उसी ओर वापस लौट जाता है। तो ये जो माध्यम है यही हमारा क्या है, प्रकाश के परावर्तन के लिए उपयुक्त माध्यम है, यानी अपारदर्शी माध्यम, यानी अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी पदार्थ, ठीक। तो अब प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो अपारदर्शी माध्यम में होता है, या अपारदर्शी पदार्थ से होता है, या अपारदर्शी पदार्थ पर होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पर टकराता है तो टकरा करके पुनः क्या होता है, वापस उसी ओर लौट जाता है। उसी ओर और उसी पथ, ये 2 अलग अलग चीज है। उसी ओर मतलब जिस ओर से गया उस ओर वापस हो गया, उसी पथ का मतलब जिस पथ पर गया, यानी जिस लाइन, जिस किरण, जो किरण गया फिर पुनः उसी पर वापस हो जाए तो वो हो जाता है उसी पथ पर। लेकिन उसी ओर कहने का मतलब जिस साइड से गया पुनः उसी साइड आ जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और यह जो अपारदर्शी सतह है जिससे प्रकाश की किरण टकराकर लौटती है उसको हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन की घटना को देखें, इसका यहाँ पे सचित्र वर्णन किया है मैंने। ये है आपका आपतित किरण, ये जो है ये वाला लाइन, ये आपका आपतित किरण है। किसी प्रकाश स्रोत से, क्योंकि प्रकाश आएगा तो उसका कोई ना कोई सोर्स होगा, तो किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं किसी परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक। और परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को, यानी इधर से प्रकाश की किरण आया और फिर उसी ओर क्या हुआ, वापस लौट गया, तो ये जो लौटने वाली किरण है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक। और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं।
आपतन बिंदु पर जो लंब खींचते हैं वह परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। आपतन बिंदु पर जो हम लंब खींचते हैं वह परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, लेकिन आपतित किरण के साथ वह 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता है। आपतित किरण के साथ वह कुछ भी कोण बना सकता है, इसलिए हम लोग इसको लंब नहीं कह करके क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्यों इसको हम लंब नहीं कह के अभिलंब इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग हम लोग आपतित किरण के लिए करते हैं और परावर्तित किरण के लिए करते हैं। इसके संदर्भ में इसका उपयोग करते हैं, इसलिए इसका एक अलग नाम है अभिलंब। अब है आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, जिसको स्मॉल आई से सूचित किया जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। अब एक सवाल आता है एग्जाम में कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखें कि यह जो आपतित किरण है यह परावर्तक सतह पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। तो 60 डिग्री के कोण पर परावर्तक सतह पर आपतित होती है, इसका मतलब है कि हम जान रहे हैं कि लंब जो है वह परावर्तक सतह के, अभिलंब जो है वह परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। उसमें मेरा ये कोण हो गया 60 डिग्री, तो इधर बच जाता है 30 डिग्री। इसका मतलब मेरा आपतन कोण हो गया 30 डिग्री। परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, तो जब ये 30 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री। इसका मतलब है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होगी तो उसके परावर्तन कोण का मान 30 डिग्री होगा। इस तरह के सवाल एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं।